हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या पृष्ठभूमि रही, किन परिस्थितियों में गांधी जी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, क्या कारण थे कि उनके द्वारा इस समय एक नवीन तकनीक का प्रयोग किया और इसे एक बड़े जन आंदोलन के रूप में ना प्रारंभ करके व्यक्तिगत रूप से प्रारंभ किया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 1940 में हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या किस पृष्ठभूमि में गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया, अगर उनकी बात की जाए तो इस समय आप सभी को ज्ञात होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी उसके परिणाम स्वरूप विश्व को एक नई त्रासदी देखनी पड़ी, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो ताकतें एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थी। अगर पहली ताकत की बात की जाए तो उसमें हम धुरी राष्ट्र थे उनको शामिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र। पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया था। एक तरफ जो धुरी राष्ट्र थे उनके नेतृत्व में कुछ राष्ट्र लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व में बाकी के विश्व के देश लड़ रहे थे। जो धुरी राष्ट्र थे उनमें मूल रूप से जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। ठीक है, इसे हम रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के नाम से भी जानते हैं। और इन तीनों राष्ट्रों में इस समय फासीवाद, नाजीवाद या जो तानाशाही सरकारें मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ जो मित्र राष्ट्र थे उसमें फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन आदि जो बड़े राष्ट्र थे वो शामिल रहे। लगभग विश्व के सभी देशों ने इसमें भाग लिया था। और जो ये देश थे इन्हें हम साम्राज्यवादी देशों के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, 1939 में जैसे ही विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, ब्रिटेन जिसके भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो को किस चीज की चिंता थी कि ये जापान है ना, भाई जो धुरी राष्ट्रों में जापान था वह किसके नजदीक नजर आ रहा था? उन्हें भारत के नजदीक नजर आ रहा था। और लिनलिथगो को लगता था कि जापान ब्रिटेन के ये भारतीय साम्राज्य पर अधिकार कर सकता है। इस कारण लिनलिथगो ने ब्रिटिश जो हुक्मरान थे उन्हें परामर्श दिया और उन्हीं के परामर्श पर 3 सितंबर 1939 को भारत को ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इस दिन ब्रिटेन और भारत दोनों किस में शामिल हो गए? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे। जिस दिन ब्रिटेन शामिल हुआ उसी दिन कौन शामिल हो गया था? भारत भी शामिल हो गया था। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हुई कि इस समय कांग्रेस में भारत में कुल 11 प्रांत थे। ठीक है, और इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में, ठीक है, 11 में से 8 प्रांतों में इस समय किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस सरकारें थी। इन कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस की जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध किया और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ब्रिटेन ने बिना हमारी सहमति के, बिना हमारे परामर्श के हमें युद्ध में कैसे शामिल
कर लिया। ये युद्ध भारतीयों का नहीं है। गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि ब्रिटिश हमें हमारे हालात पे छोड़ दें, जापानी जो करेंगे वो करेंगे, हम युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप जो ये 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकारें थी, इनका इस्तीफा आ गया। ठीक है, जो 8 कांग्रेसी प्रांतों में सरकारें थी कांग्रेस की, उन प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के समक्ष भी अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह जो प्रचार कर रहे थे कि हम साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध, हम तानाशाही ताकतों के विरुद्ध और युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए यह चुनौती खड़ी हो गई कि वे भारत में खुद साम्राज्यवादी ताकत के रूप में अब नजर आने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप लिनलिथ-गो के द्वारा 1940 में ही 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथ-गो ने भारतीय नेताओं के समक्ष 4 प्रावधान रखे, जिसके अंतर्गत पहला प्रावधान था कि युद्ध समाप्ति के उपरांत संविधान निर्मात्री सभा का गठन। ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद क्या किया जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या था? एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। ठीक है, पहला प्रावधान संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और दूसरा युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय शामिल होंगे। अगर तीसरे प्रावधान की बात की जाए तो भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, मुख्य रूप से मुसलमानों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक मानी गई। ठीक है, जो भी युद्ध सलाहकार परिषद निर्णय लेगी उसमें किसके? अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक मानी गई। और चौथा प्रावधान दिया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि ब्रिटेन भारत को स्वायत्त शासन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा, देने की बात नहीं की, कंफर्म नहीं कहा कि दे देगा। हाँ, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि स्वायत्त शासन भारत को दिया जाए। लेकिन अभी भी कांग्रेस और अन्य जो भारतीय पार्टियां थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, अन्य पार्टियां भी शामिल थी, सभी इसका विरोध कर रहे थे। कारण क्या था? जो संविधान निर्मात्री सभा की बात की जा रही थी, वह युद्ध समाप्ति के बाद की बात थी। तो कांग्रेस को और अन्य दलों को ये विश्वास नहीं था वह ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए इसको भी महत्व नहीं दिया गया। दूसरा, युद्ध सलाहकार परिषद, कांग्रेस का कहना था जब हमारी अनुमति, हमारे परामर्श, हमारी सलाह के बिना ही युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया, तो इस सलाहकार परिषद का अब क्या औचित्य है। तीसरा अल्पसंख्यकों की सहमति। कांग्रेस भारत में कांग्रेस स्वयं को एक ऐसे दल के रूप में मानती थी जो सभी का दल था। ठीक है, इसलिए वह इस मुद्दे को भी खारिज करती थी। तीसरा, स्वायत्त शासन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि भारत अब स्वराज से कम कुछ भी बात नहीं करेगा। अब हमें आज़ादी चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई स्वायत्त शासन नहीं चाहिए। तो स्वायत्त शासन का कोई मतलब ही नहीं था। अगस्त प्रस्ताव असफल रहा, लेकिन गांधी जी के समक्ष भी इस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि वह 2 ताकतें, एक फासीवादी, दूसरी साम्राज्यवादी, इन 2 ताकतों में से गांधी जी को किसी एक को चुनना था। दोनों ही ताकतें अपने आप में बुरी थी, लेकिन जो कम बुरी थी उसका चुनाव गांधी जी के द्वारा किया जाना था। और इसी दृष्टि से उन्होंने फासीवाद की जगह किसको चुना? साम्राज्यवाद को।
जो लोग सोचते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसे तुरंत विश्व युद्ध शुरू होते ही क्यों नहीं किया गया, और उससे पहले उनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, उसके पीछे यही कारण था। गांधी जी की सोच थी कि जो ब्रिटिश हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन जहां जापान, इटली और जर्मनी की बात की जाए या हिटलर, मुसोलिनी की बात की जाए तो वे कहीं लोकतंत्र की बात नहीं करते। वे जिस तरह के कार्यक्रम चलाते थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, उन स्थितियों में भारत में अगर हिटलर या मुसोलिनी या जापानीज आ जाते तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पूर्णतः तहस नहस हो जाता। इसी कारण गांधी जी के द्वारा इस समय एक नई रणनीति प्रारंभ की गई जिसे हम क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पे आते हैं। ये पृष्ठभूमि थी किसकी? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होने की। किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया और गांधी जी ने ये नवीन तकनीक क्यों अपनाई? ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने जो नवीन तकनीक अपनाई उसके अंतर्गत क्या किया गया कि गांधी जी एक व्यक्ति का, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो व्यक्तिगत रूप से किसी स्थान विशेष पे या किसी गांव विशेष में जाकर ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी जो अनैतिक नीतियां थी, जो शोषणकारी नीतियां थी, उनका प्रचार प्रसार करेगा, भारतीय आमजन को, जनसमूह को जागृत करेगा राजनीतिक रूप से कि हमें क्या नुकसान हो रहा है ब्रिटिश सरकार का। और इसकी सूचना वह सत्याग्रही पूर्व में किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को भी देगा कि वह स्थान कौन सा होगा। ठीक है, तो एक तो गांधी जी चुनाव करेंगे उस व्यक्ति का, गांधी जी द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति सत्याग्रह करेगा वह जिस स्थान पे या गांव में जाकर सत्याग्रह करेगा, स्थान की जानकारी किसको देगा? सरकार को देगा। ठीक है, और तीसरा, इस समय जो जनता को जागरूक किया गया, उन्हें दिल्ली चलने के लिए प्रेरित किया गया कि सरकार के विरुद्ध दिल्ली में जाकर हमें संगठित होकर विरोध करना चाहिए। इसी कारण इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। एक बात और है, जो दिल्ली चलो का नारा दिया गया वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुख्यतः 3 बार दिया गया है। पहला, आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली चलो का नारा पहली बार दिया गया था। दूसरी बार 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, और तीसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तीसरी बार यह नारा दिया था। जो दिल्ली चलो का नारा था वह किसके? 1857 की क्रांति के समय दिया गया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दिया गया और 1945 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अब जो तकनीक थी सत्याग्रह का प्रारंभ करने का, जो तरीका था, वो आपके सामने स्पष्ट है। जिस व्यक्ति को सत्याग्रह के लिए चुना जाएगा वह व्यक्ति किसी गांव विशेष में जाकर, किसी स्थान विशेष में जाकर, लोगों के बीच, जनसमूह के बीच जाकर, और ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जो शोषणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में प्रचारित प्रसारित करेगा और जनसमूह को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक करेगा। इसी दृष्टि से गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रही, जो फर्स्ट सत्याग्रही थे, वह किसे बनाया गया? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही घोषित किया गया। इन्हें नरहरि
विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा बाद में स्वतंत्रता के बाद में जो भूदान आंदोलन चलाया गया था उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में भी के लिए रूप में भी जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसमें इनके बारे में जानकारी देख सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और इनके द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र वृद्धा महाराष्ट्र से आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ, तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। कहाँ से हुआ, तो पवनार उस स्थान का नाम था। कहाँ पे आता है वह, महाराष्ट्र के वर्धा में आता है। और पहले सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, जिनको नियुक्त किसने किया था, गांधी जी ने, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, तो पूछ लिया जाएगा कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे। तो सेकंड सत्याग्रह की बात की जाए तो दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। अगर तीसरे की बात की जाए तो कौन थे, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जी जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे। इसमें इसके अतिरिक्त सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जैसे लोग भी जुड़े रहे। बारी बारी से ये सत्याग्रही चुने जाते और बाद में यह बड़े स्तर पर सत्याग्रही घोषित किए जाने लगे। गांधी जी की घोषित किए बिना भी अनेक लोग व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में सामने आने लगे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो प्रगति थी, किस प्रकार ये आगे बढ़ा, वो बात थी। अब बात करते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम, सरकार पर एक दबाव निरंतर बन रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की कि क्रिप्स मिशन आएगा भारतीय संवैधानिक समस्या के निदान के लिए। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप ही 1941 में व्यक्तिगत सत्या को बारदोली प्रस्ताव से वापस ले लिया गया, ठीक है। ये 1939, जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 के रामगढ़ प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होता है, उसे 1941 के बारदोली प्रस्ताव के साथ समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन है 1939 में। रामगढ़ में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने की स्वीकृति मिली थी, प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं 1941 के बारदोली अधिवेशन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। यह क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ठीक है। अब इसका क्या परिणाम हुआ, क्या लाभ हुआ, तो अगर लाभ की बात की जाए तो इससे भारत के जो ग्रामीण जनसमूह था उसे ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी उनके बारे में पता चला, एक राजनीतिक जागृति पैदा हुई और उसी का परिणाम था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक बड़ा जनसमूह गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया था। ये थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात। व्यक्तिगत सत्याग्रह पे कई बार आरपीएससी और अन्य एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन पे बात की है। तो एक बार आप इसे पुनः देखें और बुक्स में से भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।